24 फरवरी संडे का दिन, सुबह के 9 बज रहे थे। इंदौर शहर के जागृति नगर की गली नंबर 14, क्योंकि आज संडे था, उस घर के बाहर स्लेटी रंग का स्कूटर खड़ा था, जो अक्सर इस समय वहां दिखाई नहीं देता था, क्योंकि आम दिनों में तो केवेंद्र जी इस पर बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाया करते हैं। लेकिन वर्मा जी ठहरे सरकारी मुलाजिम, तो आज दफ्तर की छुट्टी होने की वजह से घर के आंगन में चेयर लगाकर अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाए बड़े आराम से अखबार पढ़ रहे थे। वहीं आंगन में दूसरी तरफ बैठी उनकी श्रीमती सारिका जी हाथों में थैली लिए कुछ काम कर रही थीं। अपनी आंखों का चश्मा ठीक करते हुए कहती हैं, अजी सुनते हो, अब हमारी अन्या भी बड़ी हो गई है और इस साल तो उसका कॉलेज भी पूरा हो जाएगा। मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर दें। और सुजाता जी ने भी दिव्यन का बेटा का रिश्ता कितने बड़े घर में किया है। इससे पहले कि वर्मा जी उनकी बात का कोई जवाब देते, रसोईघर की तरफ से कोई कहता है, देखो ना पापा, माँ तो बस हर समय मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हैं। आप तो जानते हैं ना, जब तक मैं अपना कलेक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर लेती तब तक मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। इससे पहले कि वर्मा जी उसकी इस बात का कोई जवाब देते, दरवाजे की तरफ से कोई कहता है, अन्या बेटा तुम्हारी माँ सही तो कह रही है, और वर्मा जी आप भी ज़रा अब अपनी बेटी के हाथ पीले करने के बारे में सोचिए। हमें देखिए, हम अपनी बेटी का रिश्ता सिर्फ शहर के ही नहीं बल्कि देश के सबसे रईस खानदान में करने जा रहे हैं, और ऐसी शादी होगी कि पूरा इंदौर शहर याद रखेगा। ये और कोई नहीं, सारिका जी के जीजाजी मतलब उनकी बड़ी बहन के पति शैलेश राठी हैं। उन्हें आते देख सारिका जी अपनी साड़ी ठीक करते हुए उठी और मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे जीजाजी आप यहाँ आए आए बैठिए। और फिर अन्या की तरफ देखकर कहती हैं, जाओ अन्या, मौसा जी के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। तभी राठी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो बस यहाँ आप लोगों को ये मिठाई देकर याद दिलाने आए थे कि कल आप सभी लोगों को हमारी बेटी दिव्यंका की शादी में शामिल होने के लिए शहर के 7 स्टार होटल में आना है, और बस यहाँ आते ही आप लोगों को ये बातें करते हुए सुना तो बस हमने सलाह दे दी और कुछ नहीं। अब हम चलते हैं, घर में बहुत काम है। ये कहकर वो वहाँ से जाने के लिए मुड़े ही थे कि अन्या अपने पापा की तरफ देखकर कहती हैं, माफ़ कीजिएगा मौसा जी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पापा पर पूरा भरोसा है, वो जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा, और वैसे भी हम किसी रईस लड़के से नहीं बल्कि एक आदर्शवादी लड़के से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर राठी जी ने मुस्कुराते हुए कहते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो बस सलाह दे रहे थे, ठीक है अब हम चलते हैं। ये कहते हुए राठी जी वहाँ से जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गए, और उनके जाने के बाद अन्या ने अपने पापा की तरफ देखकर कहती हैं, पापा आप चिंता मत कीजिए, देखना मेरे लिए कोई रईस नहीं बल्कि समझदार लड़का मिलेगा। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। अगले दिन इंदौर शहर के 7 स्टार इंदौर मैरियट होटल में ज़ोरों शोरों से शादी की तैयारियां हो रही थी। चारों तरफ खूबसूरत और महकते हुए फूलों से सजावट के साथ साथ पूरा होटल रंग बिरंगी रोशनी से जगमग था। शादी के इस भव्य आयोजन के साथ साथ मेहमानों के ठहरने का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। होटल के बाहर लंबी और लग्जरी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। हो भी क्यों ना भाई, मुंबई शहर के आरआर ग्रुप के मालिक दिग्विजय रॉय चौहान के बड़े पोते रुद्र रॉय चौहान की शादी जो थी, वही चौहान परिवार जिनके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए भारत के रईस से रईस और राजसी खानदान उतावले बैठे थे, आज उनका रिश्ता इंदौर के छोटे से बिजनेसमैन शैलेश राठी के परिवार से जुड़ने जा रहा था। राठी परिवार की तो मानो किस्मत ही खुलने वाली थी। एक तरफ जहां चौहान परिवार बारात को निकालने की तैयारियों में जुटा हुआ था, वहीं होटल के दूसरे हिस्से में जहां राठी परिवार के ठहरने का इंतजाम किया गया था, वहां बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। अन्या भी इधर उधर भागते हुए शादी के कामों में पूरी तरह से जुटी हुई थी। सिंपल से हल्के गुलाबी रंग के लहंगे के साथ लाइट मेकअप में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी, जिन्होंने सफ़ेद रंग की शेरवानी जिस पर सोने के बटन लगे थे और हाथ में छड़ी जिसके हैंडल पर हीरे जड़े थे, सोफे पर बैठे सारा नज़ारा देख रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी मुच्छें उनके रोबीले ठाकुर होने का बयां कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई राजा खड़ा हो। तभी उन्होंने एक तरफ झुंड में हंसी ठिठोली करते 21-22 साल के लड़के की ओर देखकर कहा, रेहान बेटा। उद्धरण चिन्ह। रेहान रुद्र का छोटा भाई और घर में सबका लाडला। वो अपने दादाजी की बात सुनते ही एकदम से उनकी तरफ आते हुए बोला, जी दादाजी। दादाजी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, जाओ ज़रा जाकर देखो तुम्हारे भाई रुद्र तैयार हुए या नहीं, बारात के निकलने का समय होने ही वाला है। ये सुनते ही रेहान मुस्कुराकर कहता है, जी दादाजी मैं अभी देख कर आया। ये कहते ही वो मुड़कर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये दादाजी ने भी क्या काम कह दिया मुझे, ये तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा काम है। आज भी भाई तैयार हुए हैं या नहीं पता नहीं, कहीं लैपटॉप लेकर तो नहीं बैठे हैं। चल भाई रेहान लग जा काम पर। ये कहते हुए वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि ऊपर से किसी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ के साथ साथ किसी की रोबदार आवाज़ आती है, मैंने कहा था ना मुझे वो फाइल अभी के अभी मेरे कमरे में चाहिए। ये जोरदार आवाज़ सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की नज़रें ऊपर की तरफ घूम गई। लेकिन तभी दिग्विजय जी ऊपर देखते ही कहते हैं, रुद्र बेटा।
दिग्विजय जी की आवाज़ सुनते ही रुद्र ने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को शांत करके अपनी शेरवानी को ठीक करते हुए अपने कुछ दोस्तों के साथ नीचे आने लगा। अभी भी सबकी नज़रें उस पर ही टिकी थी। आज सुनहरे रंग की दूल्हे की पोशाक के साथ सिर पर लाल रंग का साफा, गले में हीरों का हार पहने रुद्र किसी राजघराने के राजकुमार जैसा लग रहा था। इसलिए दादाजी भी उसे नीचे उतरते हुए अपनी नम आंखों से उसे देखकर मुस्कुराने लगे। आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। उसे नीचे आते देख रेहान लंबी सी सांस लेते हुए खुद से कहता है, आह चलो आज तो बच गया मैं। लेकिन फिर अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए रुद्र की तरफ देखकर कहता है, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि दूर दूर तक लड़कियों से कोई वास्ता ना रखने वाले हमारे रुद्र भाई इस शादी के लिए मान कैसे गए। रुद्र के नीचे आते ही दिग्विजय जी ने अपने पोते की नज़र उतारी और फिर थोड़ी ही देर में पूरे गाजे बाजों के साथ रुद्र की बारात लड़की वालों की तरफ पहुंच गई, जहां बारात का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। बारात के आने पर बाराती चौखट पर नाचने में लगे हुए थे कि तभी घबराई हुई अन्या एक हाथ से अपना लहंगा पकड़े हुए सीढ़ियों से भागते हुए आए और सुजाता जी के पास आकर कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर सुजाता जी अपनी आंखों को बढ़ाकर हैरानी से कहती हैं, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है अन्या? अन्या ने हाँफते हुए कहती हैं, मौसी जी मैं ठीक कह रही हूँ, चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए। उसकी ये बात सुनकर सुजाता जी उसके साथ दिव्यंका के कमरे की तरफ चली गई। उन्हें ऐसे जाते हुए देख दिव्या भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। जैसे ही सुजाता जी दिव्यंका के कमरे में पहुंची, वो कमरे के चारों तरफ देखते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है दिव्यंका? देखो यहीं कहीं होगी। तभी उनके साथ आए अन्या कहती हैं, नहीं मौसी जी हम सच कह रहे हैं, आपके कहने पर जब मैं यहाँ दिव्यंका दीदी को देखने आई तो वो यहाँ नहीं थी। तभी पीछे से एक लड़की जिसने मजंटा रंग का लहंगा पहना हुआ था, वह अपने दोनों हाथों से अपना भारी सा लहंगा पकड़े सुजाता जी और अन्या की बातें सुनकर कहती हैं, अरे ऐसे कैसे दिव्यंका कहीं जाएगी, मैं देखती हूँ। ये कहते हुए वो कमरे के बाथरूम में देखने लगी और जब उसे भी वहाँ दिव्यंका नहीं मिली तो वो कमरे के दूसरी तरफ बनी बालकनी की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र बेड पर रखे दुल्हन के जोड़े के ऊपर रखे एक कागज़ पर पड़ी, जिसे वो झट से उठाती हैं और ज़ोर से पढ़ना शुरू कर देती हैं। माँ पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। आपकी दिव्यंका। ये शोर सुनकर बहुत सारे लोग दिव्यंका के कमरे में आ चुके हैं। लेकिन ये पढ़ने के बाद उस लड़की जिसका नाम दिव्या था, जो दिव्यंका की बड़ी बहन यानी राठी साहब की बड़ी बेटी, उसने अन्या की तरफ अचानक इशारा करते हुए कहा, माँ मुझे तो लगता है दिव्यंका को यहाँ से भगाने में इसी का हाथ है। लेकिन इससे पहले कि सुजाता जी कुछ कहती, वहां उनके पास खड़ी सारिका जी उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, ये तुम क्या कह रही हो दिव्या बेटी? हमारी अन्या भला ऐसा क्यों करेगी? दिव्या को ऐसे घूरते हुए देख अन्या दौड़कर अपनी माँ का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती हैं। इससे पहले कि दिव्या या कोई और कुछ कहता, कोई अपनी रौबदार आवाज़ में कहता है, बिल्कुल सही कह रही है दिव्या। हम जानते थे आप लोगों से हमारे परिवार की खुशी देखी नहीं गई। मुझे तो लगता है इसके साथ इस साजिश में आपका और वर्मा जी का भी हाथ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं किसी को। बता दीजिए मुझे मेरी बेटी कहाँ है वरना। तभी सुजाता जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठते हुए कहती हैं, अब क्या जवाब देंगे हम लड़के वालों को? सोचिए जी, कहीं बारात वापस लौट गई तो। तभी दरवाजे की तरफ से एक बार फिर कोई अपनी रोबदार आवाज़ में कहता है, बारात तो खाली हाथ अब वापस नहीं जाएगी। क्या वजह थी कि इतने बड़े खानदान का पोता रुद्र रॉय, जिसे दुनिया की कोई भी लड़की मिल सकती थी, वो एक मामूली खानदान की लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गया? आखिर चौहान साहब ने किसे चुना अपने पोते के लिए? क्या आज बदल जाएगी अन्या की जिंदगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। सुनते ही पास खड़ी दिव्या के चेहरे पर एक शैतान मुस्कुराहट आ गई, लेकिन तभी राठी साहब दरवाजे की तरफ आते हुए दिग्विजय जी की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, चौहान साहब आप यहाँ। वो दिग्विजय जी के रौब के आगे शैलेश जी अंदर तक कांप गए। आखिर उनका रौब ही कुछ ऐसा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर वो कहें क्या। वो खुद को उनके सामने काफ़ी छोटा महसूस कर रहे थे। वो अपने हाथ जोड़ उनके आगे विनती भरे स्वर में बोले, हमें माफ़ कर दीजिए दिग्विजय जी। वो दिव्या का मंडप छोड़ पता नहीं कहाँ चली गई है। उनकी बात सुनकर भी दिग्विजय जी को कोई हैरानी नहीं हुई। दिग्विजय जी ने काफ़ी शांत स्वर में पूछा, क्या दुल्हन शादी के लिए तैयार नहीं थी? उनकी बात सुन शैलेश जी तुरंत तुनक कर बोले, अरे नहीं नहीं मिस्टर चौहान, ऐसी बात नहीं है। मेरी दिव्यांका तो काफ़ी शरीफ, गुणी, सुलझे विचारों की धनी है मेरी बेटी। फिर अन्या की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, सब इसकी ही करतूत है, इसी ने मेरी भोली भाली दिव्यांका को पट्टी पढ़ाकर भागने पर मजबूर कर दिया। दिग्विजय जी बोल पड़े, राठी जी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद हमने फैसला किया है कि ये शादी तो तय मुहूर्त पर ही होगी, फिर चाहे मंडप में हमारे पोते के साथ दुल्हन के जोड़े में कोई और ही क्यों ना बैठे। अब सबकी नज़र एक बार फिर अन्या के तरफ हो गई, जो सिसक सिसक कर अपने पिता के सीने से लगी रोए जा रही थी।
वो लाख बार सबको कह चुकी थी कि उसकी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं था सिवाय उसके पिता के। तभी शैलेश जी दिग्विजय जी के आगे हाथ जोड़ के बोले, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता है इससे आपकी इज्जत को काफ़ी ठेस पहुंची है। इसलिए इसके भुगतान के लिए मैं अपनी बड़ी बेटी दिव्या का हाथ आपके पोते के हाथ में देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी दिव्या को स्वीकार कर मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे परिवार की लाज रख लीजिए। उद्धरण चिन्ह। उनकी ये बात किसी को समझ में नहीं आई और सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। दिग्विजय जी सारिका जी के साथ खड़ी अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हमारे पोते के साथ ये लड़की अब दुल्हन का जोड़ा पहनकर फेरे लेगी, और हाँ ध्यान रहे ज़रा भी देरी नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द इस लड़की को तैयार करके नीचे लाया जाए। ये कहकर चौहान साहब वहां से जाने के लिए वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गए। कुछ देर के लिए कमरे में मौजूद सभी लोगों को सांप सूंघ गया। अन्या ये बात सुनकर घबरा गई। वो अपने पापा की तरफ देखकर कहती हैं, पापा देखिए ना, ये क्या कह रहे हैं, आप तो जानते हैं ना कि मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन दिग्विजय जी का ये फैसला सुनकर वर्मा जी को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अन्या दिग्विजय जी को जाते देख अपने पापा की तरफ देखकर कहती हैं, पापा आप चुप क्यों हैं, कहते क्यों नहीं कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। वर्मा जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो चुपचाप खड़े अपनी बेटी को देख ही रहे थे, तभी एक रौबीली आवाज़ कमरे में गूंजती है, ए लड़की तुमने सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा, अब ये रोना धोना बंद करके जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, वैसे भी मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ये कहते हुए रुद्र आगे बढ़कर अन्या की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहता है, समझ गई तुम, और इससे पहले कि मुहूर्त का समय निकल जाए जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। रुद्र रॉय चौहान को देरी करना पसंद नहीं। रुद्र की ये बातें सुनकर दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, अब तुम ही अपनी दुल्हन को जल्दी से फेरों के लिए नीचे लेकर आओ। तुम्हें पता है ना, हमें हर काम वक्त पर करना ही पसंद है। ये कहकर दिग्विजय जी अपनी छड़ी को जमीन पर टिकाते हुए वहां से चले गए। उधर रुद्र के यूं कसकर बाजू पकड़ने की वजह से अन्या की कोमल बाजू में दर्द होने लगा, लेकिन ये दर्द इतना तकलीफदेह नहीं था जितना उसके लिए अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को चकनाचूर होते हुए देखना था। वो अपना हाथ रुद्र के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती है। उद्धरण चिन्ह। अन्या की आंखों में दर्द देख अचानक से रुद्र की पकड़ उसकी बाजू से अपने आप छूट जाती हैं। पर रुद्र की नज़र अन्या के मासूम चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। रुद्र के हाथों से अपना हाथ छूटते ही अन्या भागकर अपने पापा के पास गई और उनके गले लगकर रोते हुए कहती हैं, पापा मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप समझाए ना इन लोगों को, ये हमारे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हालांकि वर्मा जी को भी अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए देख बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, रुद्र उनकी तरफ देखकर कहता है, और हाँ आप 10 मिनट के अंदर अपनी बेटी को दुल्हन बना के नीचे मंडप में ले आइए, यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ये कहकर रुद्र वहां से चला गया। वर्मा जी की जुबान जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिर्फ वर्मा जी ही नहीं, वहां मौजूद किसी भी इंसान के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। तभी सारिका अन्या के पास आकर रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, चलो बेटी चलकर तैयार हो जाओ, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। अन्या के कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वो अभी भी वहीं खड़े होकर अपने पापा की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। उसे अभी भी इंतज़ार था कि शायद उसके पापा ये सब होने से रोक देंगे, लेकिन जब उसके पापा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा तो उसकी वो उम्मीद भी टूट गई। वो आज अपने पापा की आंखों में लाचारी साफ देख पा रही थी, इसलिए चुपचाप रोते हुए अपनी माँ के साथ अंदर चली गई। सभी लोग धीरे धीरे करके उस कमरे से चले गए। अन्या एक बेसुध बेजान लाश की तरह आईने के सामने तैयार होने के लिए खड़ी हो जाती है। उसकी जिंदगी के सारे सपनों का उसके सामने खून जो हो रहा था। वो इतनी मजबूर थी कि कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अपने सपनों के लिए हर समय सबसे लड़ने को तैयार रहने वाली लड़की आज चुपचाप अपने उन्हीं सपनों का अपने ही हाथों से गला घोंटने जा रही थी। अगले 10 मिनट में जब अन्या को दुल्हन के लिबास में तैयार करके नीचे लाया गया तो किसी की भी आंखें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर अन्या थी ही इतनी खूबसूरत और मासूम, गोल चांद सा चेहरा, जिसे देखकर एक बार तो चांद भी शर्मा जाए। लाल रंग के उस दुल्हन के जोड़े में अन्या इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो किसी राजघराने की रानी उतर रही हो। शायद रुद्र जैसे राजकुमार के लिए अन्या जैसी राजकुमारी ही बनी थी, इसलिए इस तरह उन दोनों का रिश्ता जुड़ रहा था। खैर इस धरती पर अक्सर वही होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है। एक पल के लिए तो अन्या को देखकर रुद्र की नज़रें भी उसके मासूम चेहरे पर रुक गई। थोड़ी ही देर में शादी की सारी रस्में होने के बाद जब फेरों की बारी आई, अन्या बेसुध सी हालत में धीरे धीरे चल रही थी। ये देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने झट से अन्या का हाथ कसकर पकड़ा और जल्दी जल्दी फेरे लेने लगा, मानो जैसे शादी किसी जबरदस्ती में कर रहा हो। फेरे पूरे होते ही रुद्र अन्या का हाथ छोड़कर मंडप से नीचे उतरकर जाने लगता है। उसे ऐसे जाते देख सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी दिग्विजय जी रुद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे रुद्र बेटा कहाँ जा रहे हो,
अभी तो विदाई की रस्म होनी बाकी है। दादाजी की आवाज़ सुनकर रुद्र वहीं रुक गया और आन्या के पास वापस आकर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये लीजिए और चलिए अब यहाँ से। बस हो गई विदाई। वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। अभी कुछ ही देर में हम लोगों की फ़्लाइट है मुंबई के लिए है और आज के बाद इन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कहते हुए वो अन्या को लेकर आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे उसके परिवार के बाकी लोग भी जाने लगे। कुछ देर में ही चौहान परिवार अपनी बहू अन्या को लेकर गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। आज अन्या के सारे सपने खत्म हो गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था एक ऐसे शख्स से शादी होगी जिसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं थी। हमेशा दूसरों के हक की बात करने वाली लड़की आज अपने लिए कुछ नहीं बोल पा रही थी। रुद्र और अन्या चौहान विला में पहुंचे, जो किसी महल से कम नहीं था। आज तक अन्या ने इतना बड़ा घर नहीं देखा था। रुद्र और अन्या गाड़ी से उतरे। रुद्र अपने दादाजी की तरफ देखकर कहता है, दादाजी आप लोग अंदर चलिए, मैं अभी आया। हालांकि रात के 1:30 बज रहे थे, लेकिन रुद्र के घर में आने जाने का वैसे भी कोई वक्त नहीं होता था और उसकी इस आदत को दादाजी भी कभी रोक नहीं पाए। आज भी रुद्र हमेशा की तरह वहां से निकल गया। उसके जाते ही दादाजी ने दरवाजे पर खड़े दरबानों से घर का दरवाज़ा खोलने का इशारा किया और अन्या को अपने साथ घर के अंदर ले जाने लगे। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला तो सामने एक तरह कपड़े पहने नौकरों की लंबी कतार थी। ये सब किसी राजघराने से कम नहीं लग रहा था। उन सब की ओर इशारा करते हुए दादाजी अन्या से कहते हैं, बेटी इस घर में तुम्हें एक माँ और बहन के अलावा बाकी सभी रिश्ते मिलेंगे और शायद इसी वजह से ये घर नहीं बल्कि मकान ही बना रहा। अब इस मकान को घर तुम्हें बनाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी के साथ निभाओगी। अन्या बेचारी क्या बोलती, जहां ससुराल की चौखट पर पहुंचकर हर लड़की का उसके नए घर में बड़ी ही शान से स्वागत किया जाता है, वहीं उसका स्वागत करने के बजाय उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। खैर अभी तो अन्या कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप बस देख रही थी। दादाजी उसे शांत देखकर आगे कहते हैं, चलो बेटी रात बहुत हो चुकी है, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, बाकी बातें हम सुबह करेंगे। ये कहकर वो एक नौकर की तरफ देखकर कहते हैं, जाओ बहुरानी को रुद्र के कमरे तक ले जाओ। दादाजी की बातें सुनकर अन्या भी चुपचाप उस नौकर के पीछे पीछे रुद्र के कमरे की तरफ चली गई। रुद्र के कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखें नम हो गई। आज वो अपने पापा के घर को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर यहाँ आ गई थी। जैसे जैसे वो उस कमरे में बढ़ रही थी, उसकी आंखों के सामने उसके घर में बिताए गए वो सारे पल तस्वीर बनकर घूमकर सामने आ रहे थे। ऐसे ही अपने बचपन और घर को याद करते करते कब वक्त बीत गया उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 3 बज चुके थे, लेकिन रुद्र का अभी तक कोई पता नहीं था। अन्या ने धीरे धीरे अपने गहने और श्रृंगार उतरना शुरू किया, लेकिन बिना गहनों और साज श्रृंगार के भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी, बल्कि वो इस सादगी में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो ऐसे ही चुपचाप डरी सहमी सी रुद्र के बिस्तर पर, जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, उसके एक कोने में अपने शरीर को समेटे हुए लेटी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा किसी ने धीरे से खोला और दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनकर वो एकदम से अपनी टांगों को समेटते हुए डरकर बिस्तर पर बैठ गई। जैसे ही रुद्र ने कमरे के अंदर आकर दरवाजे की चिटकनी लगाई, उसके दिल की धड़कन से तेजी बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे अपने पैरों को अपनी तरफ समेटने लगी। तभी रुद्र अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है, इधर आओ मेरे पास। ये सुनकर तो अन्या की डर के मारे जैसे जान ही निकलने वाली थी। कुछ देर तक जब अन्या बिस्तर से नीचे नहीं उतरी तो रुद्र एक बार फिर जोर से कहता है, सुना नहीं तुमने, इधर आओ मेरे पास। अन्या उसकी तेज आवाज़ सुनकर डर गई और डर के मारे उसका शरीर थरथराने लगा। घबराकर वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरकर दूसरी तरफ से घूमते हुए रुद्र के पास आ रही थी कि तभी वो खुद उसके पास आ गया और उसके कंधों को पकड़ते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, पूछोगी नहीं क्या? अन्या की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, वो बस अपनी डरी सहमी और मासूम आंखों से उसको देखे जा रही थी। तभी रुद्र मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से कागज़ों का एक बंच निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा तोहफा। इस घर में तुम्हारा पहला दिन है, आज के दिन तो तुम्हारे लिए तोहफा लाना बनता है, ये लो पकड़ो इसे। ये कहते हुए उसने वो कागज़ अन्या की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अन्या ने जब उन पेपर्स को पकड़ा नहीं तो रुद्र ने उसके हाथ में थमा दिए। अन्या में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें खोलकर देख सके। रुद्र हंसते हुए कहता है, इससे खूबसूरत तोहफा मेरी बीवी के लिए हो ही नहीं सकता था, इसलिए बड़े आराम से इसे पढ़कर इस पर साइन कर देना। मैंने तो साइन कर दिया है। और एक बात, ये कोई प्रॉपर्टी या किसी बंगलों के कागजात नहीं है, बल्कि ये डिवोर्स पेपर्स हैं। आज से हम शादीशुदा तो हैं, लेकिन सिर्फ दुनिया की नज़रों में। हमारे बीच पति पत्नी के रिश्ते जैसा कुछ भी नहीं होगा और ये रिश्ता भी सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा, उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने। ये शादी मैंने दादाजी के कहने पर की है। अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं तो चला सोने, लेकिन हाँ याद रहे, कल सुबह तक मुझे इन कागजात पर तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। ये कह रुद्र कपड़े बदलने के लिए बाथरूम की तरफ चला गया।
इधर अन्या अपने हाथ में उन पेपर्स देखकर लड़खड़ा गई। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और पास रखी चेयर पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसकी जिंदगी का एक ऐसा दिन है जो एक के बाद एक तूफान आए जा रहे हैं। अंडरस्को, आखिर क्यों आज तक ये घर घर नहीं बन पाया? क्या होगा अन्या का फैसला? क्या निभा पाएगी वो दादाजी की दी जिम्मेदारी या फिर उलझ कर रह जाएगी रुद्र के साथ हुए इस अनचाहे रिश्ते में? आगे क्या तूफान लाने वाली है अन्या की जिंदगी? क्या सच में टूट जाएगा अन्या का रिश्ता उसके माँ पापा के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और रुद्र बाहर आता है। रुद्र अन्या को इग्नोर कर चुपचाप आकर अपने बेड पर सो जाता है। उसे सोता देख अपने मुंह पर हाथ रख कर अन्या खुद को रोने से काफ़ी से रोकती है, पर उसकी कोशिश एकदम बेकार हो जाती है। वहीं रुद्र अन्या के रोने की आवाज़ सुनकर बेचैन हो जाता है। रुद्र को समझ नहीं आ रहा है कि अन्या को क्या हो रहा है। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपनी जगह से उठकर अन्या के पास जाता है। उसकी नज़र फिर उसके चेहरे पर टिक जाती है। अन्या सोफे के कोने में दुबक कर सो रही थी। ये देख रुद्र को बुरा लगता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे पेपर्स पर पड़ती है। रुद्र जल्दी से उठाकर उसे चेक करता है। पेपर्स काफ़ी जगह से गिले थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि यह अन्या के आंसुओं के कारण हुआ था। रुद्र पेज पलटता है और देखता है अन्या ने उस पर साइन कर दिया था। ये देख रुद्र को न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये तो उसी का फैसला था। रुद्र पेपर का वो सेक्शन खोलता है जहां अन्या को पैसों की रकम भरनी थी। वो कॉलम ब्लैंक देखकर रुद्र ठहर सा जाता है। वो अन्या को कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? इतना बड़ा मौका तुमने बस गंवा दिया। रुद्र ने आज तक इतनी सारी लड़की देखी थी जो पैसों के लिए उसके साथ सोने को भी तैयार रहती हैं। कोई लड़की अगर उसके पास आई है तो वो सिर्फ पैसों के लिए, लेकिन अन्या ने पैसों में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई और इतनी आसानी से उन पेपर्स पर साइन कर दिए। रुद्र अपने ख्यालों में गुम था, तभी उसकी नज़र अन्या पर जाती है जो शायद ठंड से खुद में सिमटी जा रही थी। ये देख रुद्र जल्दी अपने बेड से ब्लैंकेट और पिलो लेकर आता है। जैसे ही रुद्र उसे कंबल उड़ाने लगता है, अन्या उसकी बाजू पकड़कर उसे लिपट कर सो जाती हैं। अन्या सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि रुद्र उसे खुद से जैसे दूर ही नहीं कर पा रहा था। उसे ये भी नहीं पता चला कि कब वो उसे देखते देखते उसके बगल में सो गया। रुद्र और अन्या एक दूसरे के आगोश में बेफिक्र सो रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे एक मजबूरी का बना रिश्ता उन्हें करीब लाने की तैयारी में था। सुबह के 6 बज रहे थे। रुद्र और अन्या एक दूसरे से लिपट कर आराम से सो रहे थे। वैसे रुद्र की नींद तो काफ़ी कच्ची हुआ करती थी और वक्त से पहले उठने की उसकी आदत थी, लेकिन आज उसे वक्त का कुछ होश ही नहीं था। वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद ऐसी मीठी नींद सो रहा था। रुद्र उठता है। उसकी नज़र खुद ब खुद अपनी बाहों में सुकून से सो रही अन्या पर चली जाती है। अपने आसपास एक बार नज़र घुमाता है। वो अन्या के साथ सोफे पर एक ही ब्लैंकेट ओढ़े सो रहा था। वो झट से अपना एक हाथ उसकी कमर से हटाता है, लेकिन तभी अन्या नींद में रुद्र को कसकर पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से रुद्र हिल तक नहीं पाता है। अन्या की इस हरकत पर रुद्र उसे गुस्से में एक नज़र देखता है, लेकिन नींद में सोई हुई अन्या को देख उसका गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। उसका हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगता है। अपनी उंगली से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए उसे प्यार से देखने लगता है। रुद्र को ना जाने क्यों आखिर उसे ऐसे देख सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन रुद्र की चुभन का एहसास होते ही अन्या अपनी आंखें अचानक खोल देती हैं। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। उनमें एक अलग ही कशिश थी, जिसकी वजह से वो उस पल में कहीं खो से गए। क्या होगा इनकी ऐसी मजबूरी में कि शादी का नतीजा? क्या चल रहा है रुद्र के दिमाग में जो उसने ऐसी शर्त रखी अन्या के सामने? अन्या और रुद्र एक दूसरे में डूबे थे, तभी अन्या को होश आता है और वो हड़बड़ाते हुए बैठ जाती हैं। उसकी हड़बड़ाने की वजह से उसका और रुद्र का सिर टकरा जाता है। अन्या अपनी पलकें झुकाकर सहमी आवाज में कहती हैं, जी सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। रुद्र अपना सिर झटकते हुए उठने लगता है, लेकिन अन्या तुरंत उसकी शर्ट को पकड़कर उसे रोकते हुए वापस अपने पास बैठा लेती हैं। अन्या के ऐसे खींचने से रुद्र के शर्ट के बटन टूटते हुए जमीन पर बिखर जाते हैं। रुद्र के 8 पैक एब्स दिखने लगते हैं। ये देखकर रुद्र अपनी आंखें मींचते हुए गुस्से में कहता है, ये क्या हरकत है? अन्या उसके ऐसे चिल्लाने पर और भी ज्यादा सहम जाती है। वो तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहती हैं, सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा मंगलसूत्र आपके शर्ट में फंसा हुआ है, अगर आप ऐसे उठते तो टूट जाता। इतना बोल अन्या रुद्र के सीने के करीब बढ़कर अपना मंगलसूत्र छुड़ाने लगती है। ये सब रुद्र को एक नई फीलिंग में डूबा रहा था, जिससे वो आज तक अनजान बैठा था। अन्या मंगलसूत्र निकालने की कोशिश कर रही थी। उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिनसे वो परेशान होकर पीछे हटा कर रही थी। अन्या को अपने इतने करीब देख रुद्र की चिड़चिड़ाहट एक पल में गायब हो गई। वो अपना हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसके बालों को हटाने ही वाला था, तभी अन्या मंगलसूत्र छुड़ा लेती है और एक बार फिर उसका सिर रुद्र के सिर से टकरा जाता है। अन्या वापस से उसे सॉरी बोलने वाली होती है कि रुद्र गुस्से में सोफे से उठकर वॉशरूम चला जाता है। अन्या तो उसे ताकते ही रह जाती है।
फिर वो अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहती हैं, क्या कर रही हैं अन्या, तू तो पागलों जैसा बिहेव कर रही हैं। शादी के पहले दिन की शुरुआत ऐसे ऑकवर्ड तरीके से हुई, पूरा साल कैसे काटेगी इसके साथ, न जाने अब आगे क्या क्या होना बाकी है। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अपने पास ब्लैंकेट को देखकर सोचते हुए खुद से ही कहती हैं, ये कहाँ से आया और ये आदमी मेरे इतने करीब क्यों था? कहीं इसने नींद में मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की ना? फिर खुद से ही कहती है, अरे नहीं, मैं कुछ भी सोच रही हूँ, देखा नहीं कल इस अकड़ू राय चौहान ने क्या कहा था? मेरे लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती। तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो लेकिन मेरी वाइफ बनने की कोशिश भी मत करना। अगर उसके लिए शादी कोई मायने नहीं रखती तो मैं क्यों सोचूं, मुझे भी कोई मतलब नहीं इस आदमी से। ऐसी ही अन्या खुद से बड़बड़ाती हैं। तभी रुद्र वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है और बिना अन्या को देखे चुपचाप कमरे से बाहर चला है। अन्या अपनी नज़र कमरे में चारों तरफ दौड़ाते हुए एक ठंडी आह भरती हैं। दूसरी तरफ चौहान विला के बैक एरिया में एक बड़ा सा जिम बना हुआ है जहां हर तरह की मशीन्स रखी हैं। रेहान और तवीश और अभय एक्सरसाइज कर रहे हैं। शौर्य मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी को अलग अलग पोज में निहार रहा था। रेहान उसे देख मजे लेते हुए कहता है, शौर्य ब्रो, 15 मिनट वर्कआउट से आपके एब्स में एक बढ़ नहीं जाएगा। ये बोलकर वो तवीश को ताली देता है। शौर्य उसे घूरते हुए कहता है, मुझे पता है, मैं तो बस देख रहा था कि कहीं अपने यार का शादी की खुशी में वजन तो नहीं बढ़ गया। ये बोलकर वो टॉवल से पसीने को पोंछता है। तभी तविश कहता है, वैसे आज रुद्र भाई कहाँ रह गए, वो तो वक्त से भी पहले चलने वाले इंसान हैं। उसकी बात सुनकर शौर्य शरारती मुस्कान से कहता है, अरे छोटे, आज से पहले उसकी शादी नहीं हुई थी ना, इसलिए सारा वक्त उसका हुआ करता था, लेकिन अब तो कोई आ गई है। तीनों हंसने लगते हैं। तभी जिम का दूर खुलता है और रुद्र अंदर आता है। उसे देखकर सबके चेहरों पर शरारती मुस्कान आ जाती हैं। रुद्र बिना किसी के चेहरे के भाव पर ध्यान दिए बिना अपना वर्कआउट शुरू कर देता है। शौर्य सबको आंख मारकर रुद्र के पास चला जाता है। वो रुद्र के ट्रेडमिल पर अपना हाथ टिकाकर कहता है, और भाई आज तुम्हारी घड़ी बंद हो गई या कल रात नींद ज़्यादा अच्छी आई? उद्धरण चिन्ह। रुद्र उसकी बात इग्नोर कर देता है। ये सुन रुद्र के जहन में अन्या का सुबह वाला चेहरा याद आता है और वो कहीं खो जाता है। तो शौर्य उसके कंधे को अपने कंधे से हिट करते हुए कहता है, क्या भाई कहाँ खो गए, भाभी के ख्यालों में खोए हो? रुद्र शौर्य की ऐसी बेतुकी बातें सुन सुनकर पक चुका था। वो गुस्से में अपने जबड़े भींचता है और शौर्य को घूर कर कहता है, अगर अब तुम में से किसी ने एक वर्ड भी कहा तो मैं तुम सबको घर से बाहर फिकवा दूंगा। ये सुनकर सब अपने कदम पीछे कर लेते हैं क्योंकि वो जानते थे कि अगर अब उन्होंने इस सोए हुए शेर को छेड़ा तो ये सच में ऐसा कर सकता है, इसलिए सब वापस अपने वर्कआउट में लग गए। जिम के बाद रुद्र वापस अपने कमरे में आता है। वो देखता है अन्या ने अब तक शादी का जोड़ा पहना हुआ है। अन्या रुद्र को कुछ कहने को होती है। रुद्र उसे इग्नोर करके वॉशरूम में घुस जाता है। 15 मिनट के बाद रुद्र जब वापस बाहर निकलता है तो फॉर्मल ऑफिस वेयर अन्या तो उसे देखते ही रह जाती है। ब्लू कलर का बॉडी फिटेड सूट में उसके फीचर्स काफ़ी निखर रहे थे। रुद्र जानबूझकर उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करता है ताकि उनके बीच सुबह वाली सिचुएशन न हो। वो अपने बाल ठीक करते हुए मिरर में अन्या के अक्स को देख रहा था क्योंकि उसकी नज़र न चाहते हुए भी अन्या से नहीं हट रही थी। तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। रुद्र अंदर आने को कहता है तो एक नौकर अपने हाथ में एक शॉपिंग बैग लेकर अंदर आता है। वो रुद्र और अन्या को ग्रीट करता है। रुद्र को देखकर कहता है, सर दादाजी ने छोटी मैडम के लिए कपड़े भिजवाए हैं। ये बोल वो पैकेट आगे करता है और कहता है, सर आपको दादाजी अपने कमरे बुला रहे हैं। रुद्र उसे बैग टेबल पर रखने का इशारा कर उसे जाने को कहता है। फिर अन्या को उस पैकेट को उठाने का इशारा करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। अंडस्को रुद्र के मना करने के बाद भी अन्या कैसे बनाएगी उसके दिल में जगह? क्या चल रहा है दादाजी के दिमाग में? आखिर क्या वजह थी जो दादाजी ने उनकी शादी करवाए? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। अन्या पैकेट को लेकर वॉशरूम में चली जाती हैं। जब उसे खोल के देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसमें एक लाल रंग की साड़ी जिसमें खूबसूरत जड़ाव का काम किया है, देखने में जितनी खूबसूरत उतनी ही भारी। ये देखकर अन्या असमंजस में पड़ जाती है। हल्की फुल्की साड़ी पहनने वाली अन्या भारी साड़ी को संभालना नहीं जानती थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अन्या एक ठंडी आह भरते हुए और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आखिर साड़ी पहन ही लेती है। साड़ी पहनना अन्या के लिए जंग लड़ने से काम नहीं था। साड़ी के साथ एक कुंदन का हार था जो कि काफ़ी खूबसूरत था। अन्या गले में कुंदन के हार के साथ मंगलसूत्र पहन लेती हैं और अपने लंबे घने बाल खोलती है। चेहरे पर मेकअप ना होते हुए भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। खुद को मिरर में देखने पर एक पल के लिए अन्या को अपने पर विश्वास नहीं हुआ कि ये वही है। बिल्कुल नई दुल्हन लग रही थी, बस एक कमी थी, सिंदूर, वो भी उसके पास नहीं था। रुद्र दादाजी के कमरे के दरवाजे को नॉक करता है। दादाजी उसे अंदर आने को कहते हैं। उनके इशारे पर रुद्र सोफे पर बैठ जाता है।
दिग्विजय जी अपनी कड़क आवाज में रुद्र को देखते हुए कहते हैं, तो आपने क्या सोचा है? रुद्र बिना किसी भाव के साफ लफ्ज़ में कहता है, शादी करवाने का फैसला आपका था, जो मैंने कर ली, अब इसे मानना ना मानना मुझ पर है। मेरा फैसला यह है कि आप भले ही उसे अपनी बहू मान लें, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी होने का अधिकार कभी नहीं दूंगा, इसके लिए आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। आपकी चाहत थी मेरी शादी, जिसे मैंने पूरा किया, इसके आगे आप मुझसे उम्मीद नहीं रखें तो बेहतर होगा दादाजी। रुद्र के इस फैसले के बारे में दिग्विजय जी पहले से अनजान नहीं थे। आखिर उन्होंने अपने पोते को बचपन से पाला था, उनकी ही शिक्षा और गुण उसके अंदर थे, इसलिए वो बिल्कुल शांत रहे। दादाजी शांत लहजे में रुद्र से कहते हैं, तुमने अब तक मुझसे पूछा नहीं आखिर मैंने इसी लड़की को तुम्हारे लिए क्यों चुना? तुम तो उस दिव्यांका से शादी करना चाहते थे। ये सवाल तो रुद्र के जेहन में भी कई बार आया था, लेकिन अपने दादाजी के फैसले पर आज तक उसने सवाल नहीं किया था, इसलिए उसने ये बात भी बिना आपत्ति के मान ली थी। और वैसे भी रुद्र ये शादी बस एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा था और दिव्यांका को चुनना उसके 2 साल पहले की गई गलती की भरपाई करने के लिए था। रुद्र अपने दादाजी की आंखों में देखकर कहता है, जरूरत नहीं है। रुद्र का जवाब सुनकर दिग्विजय जी मुस्कुराते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, जरूरत तो है लेकिन वक्त नहीं, जब वक्त आएगा तो तुम खुद उस राज से रूबरू करवाएंगे। दिग्विजय जी रुद्र से कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो जानते थे उनका पोता ऐसे तो उनकी बात मानने से रहा, इसलिए उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। दादाजी के हुक्म पर सब बाहर आ जाते हैं। रुद्र, रेहान, तविश, अभय, शौर्य और एक कोने में आकाश भी था। तविश, अभय, शौर्य सब चौहान मैंशन में ही अधिकतर रहा करते थे, क्योंकि दादाजी उन्हें भी अपने पोते जैसा ही मानते थे। शौर्य के पेरेंट्स प्लेन क्रैश में काफ़ी पहले गुजर गए थे, वो अकेला था और एशिया का टॉप एक्टर भी। वही अभय और तविश के डैड और सटेप मॉम थे। उनके दादाजी दिग्विजय के एक वक्त अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन बीमारी की वजह से वो जल्दी गुजर गए। अभय को अपने डैड से कोई मतलब नहीं था और न उनकी दौलत से, इसलिए उसने खुद का 7 स्टार होटल का एम्पायर खड़ा किया था। तविश कभी कभार गोयल हाउस चला जाता है, लेकिन उसे भी कुछ खास मतलब नहीं रहता था, इसलिए दिग्विजय जी उसे भी अपने घर में ले आए थे। सब हॉल में बैठे थे, तभी सबको पायल की आवाज़ सुनाई देती है। ये उनके घर में 25 साल बाद हो रहा था जब किसी की पायल की आवाज़ आ रही थी। सबकी नज़र खुद ब खुद सीढ़ियों पर चली जाती हैं। वहाँ अन्या उस साड़ी में संभलते हुए ध्यान से नीचे उतर रही थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि सब लोग उसे देखते ही रह गए और रुद्र की तो उसे देख सच में सांस ही अटक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये पहली बार था कि किसी लड़की की खूबसूरती उसे इस तरह कायल कर रही थी। वो बिना अपनी पलकें झपकाए एकटक बस उसे देख रहा था। शौर्य ने रुद्र का ये रिएक्शन देखकर धीरे से उसके कान के पास जाकर कहता है, भाभी बहुत सुंदर लग रही है ना? रुद्र ने भी खोए हुए अंदाज में बस हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देख शौर्य को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन रुद्र को जल्दी अपनी बात का एहसास हुआ। वो शौर्य को एक तीखी नज़र देखकर अपना फ़ोन निकाल उसमें कुछ करने का नाटक करने लगा, लेकिन न चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार अन्या पर जा रही थी। वहीं अन्या ने जब अपने सामने सारे मेल मेंबर्स को खुद को ऐसे देखते पाया तो वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगी। वो अपनी साड़ी ठीक करते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। तभी दिग्विजय जी ने अन्या को अपनी ओर आने का इशारा करते हुए कहा, बहू इधर मेरे पास आओ। अन्या भी उनकी बात सुनकर धीरे से सिर हिलाते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। वो सबसे पहले उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। दिग्विजय जी भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर वह अपने आसपास एक नज़र दौड़ाते हुए सबको देखती हैं। वहाँ वो दिग्विजय जी और रुद्र के सिवा शायद किसी को नहीं जानती थी। दादाजी अन्या की तरफ देखकर अपने रौबदार आवाज़ में कहते हैं, तुम अब तक अपने परिवार से नहीं मिली ना? आओ मैं सबसे तुम्हें मिलवाता हूँ। वो सबसे पहले सोफे पर बैठे एक शांत से आदमी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ये हैं आकाश राय चौहान, तुम्हारे ससुर और रुद्र के पिता। दादाजी की बात सुनकर अन्या उनकी तरफ बढ़ती हैं और झुककर उनके पैर छू लेती है। जब से अन्या वहां आई थी, आकाश उसे अपनी पारखी नज़र से देख रहे थे। उन्हें अन्या में अपनी कौशल्या की छवि दिख रही थी। वैसी ही सादगी और मासूमियत से भरा चेहरा, होठों पर मन मोह लेने वाली मुस्कान, ये सब उन्हें आज अपनी पत्नी की याद दिला रहा था। आशीर्वाद देने के लिए उनका हाथ अपने आप अन्या के सिर पर आ गया। ये देखकर वहां बैठे सभी लोग हैरान थे। आकाश ने शायद ही इन 25 सालों में किसी के सिर पर अपना हाथ फेरा हो, वो भी प्यार से। ये हक तो उन्होंने अपने दोनों बेटों तक को नहीं दिया था। अन्या अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उन्हें एक नज़र देखती हैं, फिर दादाजी के पास वापस आ जाती हैं। आकाश की आज आंखें नम थी। दादाजी एक प्राउड स्माइल के साथ कहते हैं, आओ बाकी लोगों से मिलते हैं, ये है रेहान राय चौहान, रुद्र का छोटा भाई। दादाजी बस इतना कहते हैं कि रेहान एक्साइटेडली आगे आकर अन्या को साइड हग करते हुए कहता है, वेलकम भाभी, मैं आपका प्यारा दुलारा नटखट सा देवरल। रेहान को देख अन्या मुस्कुराते हुए उसे हेलो कहती हैं, लेकिन किसी की नज़र थी जो काफ़ी जानलेवा तरीके से रेहान के हाथ को देख रही थी जो अन्या के कंधे पर था। रेहान अपनी बातों में मगन अन्या को अपने बारे में बता रहा था, जिसे वो मुस्कुराते हुए सुन रही थी।
रुद्र का ये लुक शौर्य और अभय ने देख लिया था, जिसके बाद रेहान के आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर वो दोनों अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी तविश भी आगे आकर अन्या से हाथ मिलाता है। ये देखकर रुद्र गुस्से में उठता है और अन्या और रेहान को घूरते हुए दादाजी के पास आकर कहता है, मेरी मीटिंग है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दादाजी कुछ कह पाते या रोक पाते उससे पहले रुद्र तेजी से बाहर निकल जाता है। अन्या रुद्र को जाते हुए देखकर सोचती है, अब इसे क्या हुआ, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था, बड़ा अजीब है ये। अन्या तो उसके लुक को भाप नहीं पाई, लेकिन रेहान अपने भाई के हर लुक से वाकिफ था, इसलिए वो भोली सूरत बनाते हुए शौर्य और अभय से पूछता है, क्या मैंने कुछ अभी गलत किया, भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे। रेहान के ऐसे पूछने पर शौर्य की हंसी छूट जाती है। वो आगे बढ़ रेहान के गालों को जोर से पिंच करते हुए कहता है, अरे अरे, जैसे कि तू रुद्र को जानता नहीं है, जो चीज़ उसकी है उसे कोई दूसरा आंख उठाकर भी देखे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तूने तो। इतना बोलते बोलते शौर्य अन्या की ओर इशारा करता है, जो उसे ही देखकर उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। शौर्य आगे बढ़कर अन्या के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय, वैसे आपको मेरा नाम बताने की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि मैं हूँ ही इतना पॉपुलर, पर यहाँ एज सेलिब्रिटी नहीं बल्कि अपने जिगरी के यहाँ आया हूँ एज अ फ्रेंड, यानी आपके पति का बचपन का साथी शौर्य मित्तल। वेलकम होम भाभी। अन्या भी खुशी खुशी हाथ मिला लेती है। आखिर उसका क्रश शौर्य मित्तल जो उसके सामने था, लेकिन अफसोस अब वो रिश्ते में उसकी भाभी थी। अभय भी खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। सबका नेचर अन्या के प्रति सॉफ्ट और जॉली था, बस रुद्र को छोड़कर। अन्या सबको देखकर सोचती है, क्या सच में ये उस अकड़ू राय चौहान का परिवार है, इस परिवार से वो तो कहीं भी मैच नहीं होता। दादाजी सबके शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद अन्या को कुछ मीठा बनाने के लिए बोलते हैं और एक नौकर के साथ उसे किचन में भेज देते हैं। अन्या अपनी भारी भरकम साड़ी को संभालते हुए किचन में जाती हैं। किचन को देखकर उसे काफ़ी हैरान होती हैं। किचन बहुत बड़ा और सुंदर था। एक मिडिल क्लास फैमिली से आई अन्या के लिए ये सब एक सपने जैसा था, लेकिन एक और बात थी जिसे देखकर वो अब थोड़ा वियर्ड महसूस कर रही थी। अंडरस्को, क्या था ऐसा जिसे देखकर अन्या वियर्ड फील कर रही थी? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। एक बात और थी जिसे देखकर अन्या अब थोड़ा वियर्ड फील कर रही थी। फैमिली मेंबर से लेकर स्टाफ तक मेल था। वो जब से आई थी उसने खुद के अलावा किसी फीमेल को घर में नहीं देखा था। अन्या अफसोस करते हुए सोचती हैं, ये कहाँ आ गई अन्या, तू ऐसा लग रहा है जैसे गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़की को अचानक बॉयज़ हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया हो। फिर वो खुद से कहती हैं, मुझे मेरे घर के पास जाना है, पता नहीं मॉम डैड कैसे होंगे, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है, कैसे बात करूँ उनसे। अन्या को ऐसे सोच में गुम देख एक नौकर सामने से पूछता है, मैम आर यू ओके। उसकी आवाज़ सुन अन्या अपनी रियलिटी की दुनिया में वापस आ जाती हैं और फिर ठंडी आह भरते हुए अपने कामों में लग जाती है। अन्या ने जो खीर बनाई सबको वो बहुत पसंद आए और दिग्विजय जी ने खूबसूरत कंगन उपहार के तौर पर अन्या को दिया। चौहान इंडस्ट्री। आज ऑफिस में काफ़ी शांति छाई थी। सब भगवान से अपनी सेफ्टी की दुआ मांग रहे थे। आज किस पर रुद्र का क्रोध फूटेगा कोई नहीं जानता था, इसलिए सब अपने कामों में ध्यान लगा रहे थे। अमन की तो सांस ही अटकी हुई थी, किस पल उसके जान पर बन आए। रुद्र अपने केबिन में एक फाइल पढ़ रहा था, तभी उसके केबिन का दूर नॉक होता है। वो बिना देखे अंदर आने को कहता है। अमन अपने सारे देवी देवताओं को याद करके एक फाइल और पैकेट लेकर रुद्र के केबिन में जाता है। रुद्र के पास जाकर कहता है, सर ये फाइल आपने मंगाई थी। कोई जवाब ना मिलने पर अमन पैकेट टेबल पर रख कर कहता है, और सर ये दादाजी ने आपके लिए भेजा है। ये सुनकर रुद्र उस पैकेट को देखता है, फिर अमन से इशारे में पूछता है, क्या है उस पैकेट में। अमन कहता है, मुझे नहीं पता सर, जैसा दादाजी ने कहा मैं इसे आपके पास ले आया। रुद्र अमन को जाने का इशारा करता है और पैकेट को खोलकर देखता है। उसमें एक खाने का बॉक्स था। वो देखकर रुद्र कंफ्यूज हो जाता है, सोचने लगता है कि दादाजी ने उसके लिए ये क्यों भेजा। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज भी दादाजी का ही था, जिसे पढ़कर उसकी नज़र सीधा बॉक्स पर चली जाती है। मैसेज में लिखा था, बॉक्स तुम तक पहुंच ही गया होगा, इसमें अन्या के हाथ की बनाई हुई खीर है, बहुत स्वाद है। हम सब ने खाए, अब तुम भी खाओ और आते वक्त अन्या के लिए गिफ्ट लेते आना। रुद्र फ़ोन रखकर खीर के बॉक्स को खोलता है, जिससे बहुत अच्छी महक आ रही थी। उसे देख के रुद्र के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाता है और वो जल्दी से उसे टेस्ट करता है। एक बाइट खाते ही उसकी आंखों में एक दर्द उभर आया, जिसे उसने आज तक अपने अंदर ही दबाकर रखा था। वो तुरंत खीर को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है, फिर सिर को चेयर से टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके कुछ दर्द थे जो भुलाए नहीं जा रहे थे। तभी उसकी नज़र फाइल पर पड़ती है जिसे अमन रख कर गया था। रुद्र उस फाइल को उठाता है और देखता है उसमें अन्या की फ़ोटो थी। फाइल में अन्या के बारे में इन्फॉर्मेशन थी जिसे रुद्र ने ही मंगवाई थी। उसे कल रात से ये बात खटके जा रही थी, आखिर अन्या ने बिना किसी सवाल जवाब के इतनी आसानी से डिवोर्स पेपर पर साइन कैसे कर दिया और पैसे तक नहीं मांगे।
रुद्र की नज़र अन्या के फोटो पर टिक जाती है, वो हल्के हाथ से उसे छूता है। उसके जहन में एक बार फिर अन्या से बढ़ती नज़दीकी, उसकी आंखें, होठ, सादगी याद आने लगती हैं। ये सब याद करके उसे सुकून मिल रहा था। रुद्र फोटो को साइड रख आगे पढ़ने लगता है। अन्या पढ़ाई के लिए हमेशा बाहर ही रही थी। वो सिंपल एंड मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। उसके पापा मम्मी भी काफ़ी सिंपल थे। घर में उनके अलावा उसका एक छोटा भाई भी था। रुद्र बड़े गौर से एक एक चीज़ पढ़ रहा था, तभी उसकी नज़र एक पेज पर जाती है जहां अन्या की 3 महीने पहले हुई सगाई का जिक्र था। वो पढ़कर तो रुद्र के होश ही उड़ जाते हैं। वो फाइल को बंद करके टेबल पर पटक देता है और गुस्से में खिड़की के पास जाकर एक सिगरेट जलाते हुए लंबे लंबे कश लगाने लगता है। उसके जहन में बस एक ही बात चल रही थी, अन्या की सगाई हो चुकी थी, शायद उससे जिसे वह चाहती हो, इसलिए उसने इतनी आसानी से पेपर्स पर साइन कर दिए। शायद वो जल्द से जल्द इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हो। रुद्र को न जाने क्यों ये बातें सोचकर गुस्सा आ रहा था कि अन्या के दिल में पहले से कोई और है। वो उसकी लाइफ में किसी और के होने की बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। डिवोर्स की शर्त तो उसने ही रखी थी, लेकिन उसे ये बात अब खलने लगी थी। सिगरेट खत्म होते ही वो अपना फ़ोन उठाता है, एक मैसेज टाइप करने लगता है और अपना कोट उठाकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी अन्या को घर की चीज़ों से रूबरू कराते हुए कौशल्या राय चौहान की फ़ोटो के आगे खड़ा करते हुए कहते हैं, ये है रुद्र की माँ, कौशल्या राय चौहान। अन्या बड़े गौर से उस तस्वीर को देख रही थी। तस्वीर काफ़ी खूबसूरत थी। उनकी आंखें देखकर अन्या को रियलाइज़ होता है कि रुद्र को अपनी माँ से इतनी खूबसूरत आंखें मिली हैं। दादाजी आगे कहते हैं, 25 साल पहले एक हादसे में गुजर गई थी, तब से ये घर सिर्फ एक मकान बनकर रह गया है जिसे अब घर तुम्हें बनाना है। रेहान ने अपनी माँ को बस तस्वीर में ही देखा है, उसे तो ये मौका तक नहीं मिला कि वो अपनी माँ की गोद में खेल सके। कौशल्या के जाने के बाद लगभग सब कुछ बिखर गया, जिसे अब तुम्हें संभालना है। ये बोलते हुए दादाजी भरोसे के साथ अन्या को देखते हैं। अन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, पर दादाजी के भरोसे को देख वो बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। दादाजी उसे आगे चलने के लिए कहते हैं, तुम्हें इस घर की बहू के साथ साथ रुद्र की पत्नी भी बनना होगा और इस वंश को आगे बढ़ाना होगा। ये सुनकर अन्या के कदम रुक से जाते हैं। उसके दिमाग में रुद्र की कल रात कही हुई बात याद आ जाती है, तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, पर मेरी पत्नी बनने की कोशिश कभी मत करना। ये याद आते ही अन्या के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। वो खुद से कहती है, वाह अन्या, क्या किस्मत है तेरी, पोते ने पहले ही दिन डिवोर्स पेपर दे दिए और दादाजी पर दादाजी बनने का सपना देख रहे हैं। दिग्विजय जी अन्या को रुकते देख पीछे पलटते हैं। उसके चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था उनकी बात सुनकर वो दुविधा में थी, जिसे दिग्विजय जी अच्छे से समझ रहे थे। वो अन्या को अपने कमरे में आने का कहते हैं। अन्या उनकी आवाज़ सुनकर होश में आती है, फिर जल्दी से उनके कमरे में जाती है। दादाजी उसे बैठने का इशारा करते हैं और अपने रौबदार लहजे में कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें क्या परेशानी है। उनकी बात सुनकर अन्या कुछ हैरान परेशान सी उन्हें देखती हैं। तभी वह आगे कहते हैं, जहाँ तक मैं अपने पोते को जानता हूँ, उसने तुम्हें पहली रात को ही शादी को मानने से इनकार कर दिया होगा, है ना। दादाजी की बात सुनकर अन्या और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे अब डर लगने लगा था, क्योंकि रुद्र ने उसे साफ तौर पर कहा था कि अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो वो उसे मार डालेगा। ये सब याद कर वो जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए घबराई टोन में कहती हैं, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। अन्या के ऐसे बोलने पर दादाजी मन ही मन उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। वो आगे बात बढ़ाते हुए कहते हैं, दादा हूँ मैं उसका, बचपन से अब तक उसे देखा है, उसकी हर सोच हर चीज़ की खबर रहती है मुझे, इसलिए तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। दिग्विजय जी के ऐसा कहने पर अन्या मासूमियत से उन्हें देखती है। वो आगे कहते हैं, वो माने या ना माने तुम अब उसकी पत्नी हो और इस बात को तुम्हें ही उससे स्वीकार कराना होगा। तुम्हें उसके दिल में अपने लिए वो जगह बनानी होगी जो एक पत्नी की होती है। इसके लिए तुम्हें। दरवाजे पर दस्तक होने से दादाजी और अन्या की बात बीच में ही अधूरी रह जाती है। कमरे में रेहान और तविश एंटर करते हैं। रेहान जल्दी से अपने दादाजी के पास फैलकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ, बड़ी देर तक आज आपने हमें याद नहीं किया, आपने हमारे लिए दादी डार्लिंग ढूंढ ली क्या। उसकी बात सुन दिग्विजय जी उसके सिर पर जोर की चपत लगाते हुए कहते हैं, तुम कभी सीधी बात नहीं कर सकते। रेहान अपने दादाजी को देखकर सीधे बैठता है, फिर अपने दांत दिखाते हुए कहता है, लो बैठ गया, अब बताओ। रेहान की ऐसी हरकत देखकर अन्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दिग्विजय जी उसे घूरते हुए देखकर कहते हैं, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रेहान अपने हाथ खड़े करते हुए कहता है, देखो दादू, लव लेटर मैं नहीं पहुंचा सकता, आपको खुद ही हमारी फ्यूचर दादी को पटाना होगा। कहीं मैंने दिया और वो मेरे चाम में फंस गई तो आपका क्या होगा। रेहान की ऐसे मजाकिया बातें सुनकर अन्या और तविश की हंसी छूट रही थी, पर दिग्विजय जी उसे गुस्से में घूरते हुए अपनी छड़ी उठा लेते हैं। रेहान के पैर मारने ही वाले थे कि वो फुदक कर अन्या के पीछे छुप जाता है। आह भाभी बचाओ, ये बाबा मुझ जैसे छोटे बच्चे पर जुल्म कर रहे हैं।
दिग्विजय जी अपनी छड़ी को साइड करके रेहान से गुस्से में कहते हैं, तुम वहां क्यों छुप रहे हो? अभी तो बहुत बत्ती सी दिखा रहे थे। रेहान अन्या के पीछे से निकल अपने दांत दिखाते हुए कहता है, उस वक्त आपका ये शाही हथियार जो नहीं था, वैसे आपने मुझे यहाँ शाही हथियार के दर्शन के लिए बुलाया है। रेहान की बात सुन दादाजी को अपनी अधूरी बात याद आती है। वो रेहान को घूरते हुए वापस बैठकर कहते हैं, नहीं, कुछ ज़रूरी काम था तुमसे। रेहान की बात सुन दादाजी आश्चर्य से पूछते हैं, गया कहाँ वो? रेहान मुंह बनाते हुए कहता है, भाई लंदन गए, कितने दिनों के लिए ये पता नहीं, और तो और मुझे ऑफिस जाने का फरमान सुना कर गए। अब मैं नन्ही सी जान उन मोटी मोटी फाइलों के बीच क्या करूँगा? पर मेरी तो यहाँ किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। वही अन्या ने जब रेहान के मुंह से रुद्र के चले जाने की बात सुनी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने तो इस रिश्ते से कोई उम्मीद न रखने का फैसला किया था। वो अपने मन को मनाते हुए कहती है, अच्छा हुआ चला गया। अब तुझे रोज़ रोज़ उसकी अकड़ भारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। भगवान करे वो 1 साल तक ना आए, वरना हर वक्त मुझे अपनी काली काली आंखों से घूरता रहेगा। रुद्र के जाने की बात सुन दादाजी अपनी छड़ी पर जोर देते हुए अपने मन में कहते हैं, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। मैं जानता हूँ जानबूझकर भाग के गया है, मैं भी उसका दादा हूँ, देखता हूँ कितने दिन बचेगा। फिर दादाजी रेहान की सारी बात इग्नोर कर आगे कहते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, अन्या को अपने भाई की पसंद बनाने में हेल्प करो। ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रेहान ये सुनकर मन ही मन उछल पड़ता है, लेकिन अपने दादा के सामने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, लेकिन दादाजी भाई। उद्धरण चिन्ह। दादाजी कहते हैं, उसे मैं देख लूंगा, कुछ कहे तो कह देना मैंने मना किया है। रेहान अन्या और तविश को देख आंख मारता है। तविश उसे देख मन में कहता है, एक नंबर का नौटंकी, इसे अच्छे से पता है किससे कैसे अपनी बात मनवानी है। रेहान जल्दी से खड़ा होकर अन्या को अपने साथ ले जाते हुए कहता है, जल्दी चलो भाभी, वरना बाबा का कब मूड फिर जाए कोई नहीं बता सकता। अन्या तो बस रेहान की नौटंकी देख मुस्कुरा रही थी। अंडरस्को। क्या था अन्या की सगाई का राज? क्या सच में उसके दिल में कोई था? क्या अन्या रुद्र के दिल में वो जगह बना पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। अन्या अपनी भारी भरकम साड़ी संभालते संभालते कमरे में आती हैं, तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ी रुद्र की शर्ट पर जाती है, जिसके बटन आज सुबह अन्या के खींचने के कारण टूट गए थे। वो शर्ट को उठाती हैं, फिर प्यार से उस पर हाथ फेरकर उससे आ रही खुशबू को महसूस करने लगती हैं। उसे वो खुशबू काफ़ी जाने पहचाने लग रही थी, जैसे उसके अतीत से कुछ जुड़ा सा हो। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रेहान और तविश बेधड़क अंदर आ जाते हैं। रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी डार्लिंग। रेहान की आवाज़ सुनकर अन्या तो एक पल के लिए डर जाती हैं और उसके हाथ से वो शर्ट छूट जाती है, जिसे रेहान देख लेता है। अन्या हड़बड़ाते हुए शर्ट को उठाकर साइड में रखती हैं। रेहान ये देखकर एक शरारती मुस्कान के साथ जल्दी से वो शर्ट उठाकर कहता है, यार तविश, ये तो भाई की शर्ट है ना? लगता है कोई उन्हें बहुत मिस कर रहा है। रेहान की बात सुन तविश भी हंस देता है, लेकिन अन्या एम्बरास फील करती हैं। वो नज़रें चुराते हुए कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस शर्ट नीचे गिरी तो मैं उठा रही थी। रेहान ये सुनकर कहता है, उठा रही थी? उसके ऐसे बोलने पर तो अन्या एम्बारासमेंट के कारण दबी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अन्या का चेहरा देख रेहान और तविश की हंस छूट जाती हैं। तविश आगे बढ़कर रेहान के सिर पर चपत लगाते हुए कहता है, रिलैक्स भाभी, ये रेहान तो बस मजाक कर रहा था, आप इसकी बात को ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो। रेहान मुंह बनाते हुए तविश को देखते हुए कहता है, तो क्या तेरी बात को सीरियसली लिया करे? फिर वो अन्या की तरफ मुड़कर कहता है, भाभी चले। अन्या उससे पूछती है, कहाँ? रेहान मजाकिया लहजे में कहता है, रुद्र भाई की नगरी में। अन्या इतना तो समझ गई कि रेहान उसको फिर से छेड़ रहा है, लेकिन वो उसकी बात का मतलब न समझने पर असमंज में कहती है, मतलब? रेहान मुस्कुराते हुए अन्या का हाथ पकड़कर आगे चलते हुए कहता है, मतलब हम रास्ते में डिस्कस कर लेंगे, पहले हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा, क्योंकि अगर दादाजी ने हमें अपने काम में देर करते हुए देख लिया तो उनका वो शाही हथियार मुझ पर चल जाएगा, इसलिए जल्दी चलो भाभी। रेहान अन्या को विला से बाहर ले आया। तविश भी ठीक उनके पीछे आ रहा था। अन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रहे हैं, लेकिन जब से वो आई थी उसके चेहरे पर अगर किसी की बातों से मुस्कान आई थी तो वो रेहान था। रेहान ने उसे काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगने दिया कि वो किसी शहर में अनजान लोगों के बीच में थी। रेहान, तविश और अन्या के साथ कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते भर रेहान अपनी बक-बक और मजाक से अन्या को हंसाता रहता है। वक्त कब बीता और रास्ता कैसे कटा अन्या को कुछ पता ही नहीं चला। लगभग 1 घंटे बाद रेहान ने शहर के सबसे बड़े बुटीक के शोरूम के बाहर कार रोकी। वो बड़े प्यार से अन्या को अंदर लेकर गया। अन्या तो बस आंखें फाड़े चारों तरफ देख रही थी।
एक मिडिल क्लास लड़की के लिए ऐसी जगह पर आना तो एक सपना ही था, लेकिन अब वो मिसेस रुद्र राय चौहान थी, जो पूरे देश का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान था, जिसके आगे मंत्री, बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड के लोग भी झुकते थे। रुद्र ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी, यहाँ तक कि उसने खुद को भी भुला दिया था। अब उसके पास सब था, पैसा, पावर, नाम, शोहरत, लेकिन जो नहीं था वो था सुकून और खुशी। रेहान अन्या को वीआईपी एरिया में ले जाता है, जहां 2 लाइन में स्टाफ खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। रेहान ने अन्या के लिए पूरा स्टोव बुक कर दिया था ताकि उसकी भाभी को कोई तकलीफ या ऑकवर्ड फील ना हो। रेहान वहां के स्टोव के मैनेजर को इंस्ट्रक्शंस देता है और अन्या को अपने साथ ले जाने का इशारा करता है। अन्या अपने सामने खड़ी सेल्स गर्ल के हाथों में पकड़ी ड्रेसेस को देख रही थी। उसकी तो आंखें ही खुली की खुली रह गई, सारी ड्रेसेस एक से बढ़कर एक थी। अन्या तो उन्हें देखकर ही शर्म से पानी पानी हो रही थी, पहना तो दूर की बात है। किसी का नेक डीप था तो कोई थाई से रिवीलिंग थी, तो किसी का बैक नहीं था तो कोई बस नाम की ड्रेस थी। अन्या ये सारे कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहन सकती थी। स्टोर मैनेजर अन्या को वो सारी ड्रेसेस ट्राई करने को कहता है तो अन्या बिना कोई जवाब दिए चुपचाप बाहर आ जाती हैं। रेहान और तविश की नज़र अन्या के हैरान परेशान चेहरे पर जाती है तो वो भी जल्दी से उसके पास आते हैं। रेहान फिक्र भरे लहजे में पूछता है, भाभी क्या हुआ, आप ऐसे बाहर क्यों आ गई, ड्रेस पसंद नहीं आई क्या? उनकी बात सुनकर अन्या नम आंखों से कहती है, रेहान मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, और अगर तुम्हारे भाई को जिम्स की नुमाइश करने वाली लड़की पसंद है तो मैं उनकी पसंद कभी नहीं बन सकती, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। अन्या की बात सुनकर रेहान को रियलाइज़ होता है कि अनजाने में उसने अन्या को बाकी लड़कियों जैसा समझ लिया था, लेकिन अन्या अलग थी। वो अपने कान पकड़ मासूमियत से कहता है, सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई, मेरे रुद्र भाई ऐसे नहीं हैं, वो किसी को कपड़ों से जज नहीं करते, ये मेरी बेवकूफ़ी और नादानी से हुआ, प्लीज़ माफ़ कर दो और आप ऐसे रो मत प्लीज़। अन्या जल्दी से उसका हाथ कान से हटाते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं। उद्धरण चिन्ह। रेहान फिर हल्का मुस्कुराते हुए अन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर हम अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं और कुछ अच्छा सेलेक्ट करते हैं। अन्या भी स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला देती हैं। रेहान और तविश ने मिलकर पूरे स्टोर के अच्छे और अन्या की पसंद के हिसाब से कपड़े छान मारे। चारों तरफ कपड़े और बीच में रेहान और तविश थे। तविश अपने सिर पर हाथ रख कहता है, यार आज तक मुझे एग्ज़ाम के पेपर इतने टफ नहीं लगे जितना ये लड़कियों के कपड़ों को सेलेक्ट करना लगा। रेहान उसकी बात सुनकर कपड़े देखते हुए कहता है, यार कह तो सही रहा है, पर फिलहाल अपने पास और कोई चॉइस भी नहीं है, चल जल्दी कर। अन्या अंदर रूम में ढेर सारे ड्रेसेस ट्राई करके रेहान और तविश को दिखती हैं। सारे ड्रेसेस में अन्या काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। लास्ट में जब अन्या ने एक रेड कलर का गाउन पहन के आती है तो रेहान, तविश, सारे एम्प्लॉयज़ अन्या को देखकर दंग रह जाते हैं। रेहान ने चुपके से अन्या की वो फोटो लेकर रुद्र को भी भेज दी और कैप्शन में लिखा, ब्यूटी इन रेड, यू मिस्ड इट। रेहान ने उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े पैक करवाए और घर पर डिलीवर करने के लिए कह दिया। रेहान और तविश अन्या को रुद्र के फेवरेट रेस्टोरेंट में ले गए, जो कि अभय का ही था। अभय काम से बाहर था इसलिए वो उन लोगों को ज्वाइन नहीं कर सका, लेकिन तविश और रेहान को सब पहचानते थे, इसलिए सब ने उन्हें वही एरिया प्रोवाइड किया जो रुद्र हमेशा बुक करता है। कुछ ही वक्त में अन्या उन दोनों से काफ़ी अच्छे से घुल गई थी। उसे इस अनजान शहर में 2 नए दोस्त मिल गए थे। वो तो भूल ही गई थी कि जिस रिश्ते के आड़ में उसे ये खुशियाँ मिल रही हैं ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए हैं। रेहान और तविश ने अन्या को रुद्र की पसंद नापसंद से रूबरू कराते हुए अपना खाना फिनिश किया, फिर वो जल्दी से अपने आगे की मंजिल के लिए बढ़ गए। उनका नेक्स्ट स्टॉप था एक बड़ा सैलून एंड स्पा। अन्या को मेकअप की इतनी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन थोड़े चेंज के लिए रेहान और तविश ने उसका मेकओवर कराया। मेकओवर के बाद जब अन्या रेहान और तविश के सामने आई तो दोनों अपना मुंह खोले उसको देखे जा रहे थे। अन्या उनका ऐसा रिएक्शन देखकर टेंशन में कहती हैं, क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? रेहान अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे भाई के लिए हॉस्पिटल में एक वीआईपी रूम बुक करा लेना चाहिए। उसकी बात सुन अन्या परेशानी से कहती हैं, पर क्यों, वो ठीक तो है ना? रेहान सीरियस वे में कहता है, भाभी आप लग ही इतनी खूबसूरत रही हो कि भाई का तो सच में हॉट फेल होने के चांसेस हैं, रिस्क नहीं लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तभी तविश हंसते हुए कहता है, भाभी इसका मतलब है आप बेहद खूबसूरत लग रही हो। ये ऐसे ही फालतू तरीके से कॉम्प्लीमेंट देता है। रेहान तविश को घूरते हुए कहता है, अच्छा बच्चू मैं फालतू बात करता हूँ, रुक अभी अभय भाई को फ़ोन करके उस लैला के बारे में बताता हूँ जिसके चक्कर में तू मजनू बने फिर रहा था। इतना बोलते हुए रेहान अभय का नंबर डायल करने लगा तो तविश के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो जल्दी से उससे फ़ोन छीनकर कहता है, अरे मेरे लाल तू गुस्सा क्यों हो जाता है छोटी छोटी बात पर? तभी अन्या पूछती हैं, वैसे ये लैला कौन है? ये सुनकर रेहान उछलते हुए उसके पास जाकर कहता है, मैं बताता हूँ भाभी, वो न इसकी
वो इतना ही कहता है कि तविश पीछे से उसका मुंह बंद करके कहता है, कोई नहीं भाभी, ये तो बस कुछ भी कहता है, आप ध्यान मत दो। रेहान खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर अन्या का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से वहां से ले जाते हुए कहता है, अरे भाभी आप मेरी सुनो। तविश भी भागकर उनके पीछे आने लगता है। वो तीनों चूहे बिल्ली की तरह एक दूसरे के पीछे थे। अन्या थककर उन दोनों को रोकते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहती हैं, मुझे नहीं जानना और अब तुम दोनों झगड़ना बंद करो, मैं थक गई हूं, अब घर चले। उद्धरण चिन्ह। अन्या के ऐसे कहने पर दोनों अच्छे बच्चे की तरह शांत होकर बस अपना सिर हाँ में हिला देते हैं, फिर तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। वही लंदन में रुद्र बैक टू बैक मीटिंग्स अटेंड कर रहा था, तभी किसी को कॉल करने के लिए वो जैसे ही फ़ोन उठता है तो उसे रेहान का एक मैसेज दिखाई देता है। वो मैसेज ओपन करता है और देखता ही रह जाता है। उसकी नज़र मैसेज में आए फोटो पर जाती हैं और उसकी नज़रें वहीं पर टिक जाती हैं। रुद्र को होश नहीं था कि वो कितनी देर एकटक अन्या की फ़ोटो में खोया बैठा था। फिर वो फ़ोन को बेड पर रखकर अपने पॉकेट से सिगरेट निकालते हुए बालकनी में आया और उसे जलाकर लंबे लंबे कश लेने लगा। बाहर से देखने में वो इस वक्त जितना शांत था, अंदर से उतना ही बेचैन। रुद्र अपने मन में उमड़ रहे जज्बातों को कंट्रोल करने में लगा था, लेकिन वो भी अब थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उसे रोज़ एक नई फ़ोटो आने लगी थी घर से। कभी अन्या के हाथों के बने पराठे के मज़े लेते हुए फ़ोटो भेजते, तो कभी सब मिलकर रात का मज़े लेते हुए गेम्स की फ़ोटो भेजते, तो कभी सब साथ में अन्या के साथ सुबह सुबह योगा करते हुए फ़ोटो भेजते थे। ये सब से साफ पता चल रहा था कि रुद्र की फैमिली अन्या की कंपनी कितनी इंजॉय कर रहे थी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। अन्या घर में सबके साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। सब उसे प्यार और केयर के साथ रखते थे। किसी ने उसे ये फील नहीं होने दिया कि वो यहाँ नई या अनजान है। सब ने उसे खुशी खुशी अपना लिया था। बस रुद्र के पिता आकाश कुछ नहीं कहते थे। वो बस शांति से अपने घर में 25 साल से हो रही चीज़ों को बदलते देख रहे थे। जहाँ कभी उनकी कौशल्या जी की हंसी गूंजा करती थी, अब वहाँ अन्या की हंसी गूंज रही थी। रात के करीब 11 बजे थे। चौहान मैंशन का बड़ा सा दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर 2 काले रंग की कार एंटर होती हैं। बॉडीगार्ड ने कार का दरवाज़ा खोला। रुद्र बाहर निकला और बिना कुछ कहे अंदर की ओर चल दिया। इस वक्त घर के सारे लोग अपने कमरे में थे और किसी को रुद्र के आज घर वापस आने का कोई अंदाजा नहीं था, यहाँ तक कि अन्या को भी नहीं। वो तो कहीं न कहीं ये भूल ही जाना चाहती थी कि वो उस शैतान से रिश्ते में बंधकर यहाँ रह रही हैं। रुद्र अपने कमरे की ओर जाता है और धीरे से दरवाज़ा खोलता है। अंदर हर तरफ अंधेरा था, बस एक छोटी नाइट लैंप ऑन थी जो उसके बेड के पास जल रही थी। कमरे में आते ही रुद्र को एक नई सी खुशबू ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसकी नज़र सीधा बेड पर सुकून से सोई हुई अन्या पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने कदम उसकी ओर बढ़ाता है। जैसे जैसे रुद्र अन्या की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो रिलैक्सिंग महसूस कर रहा था। अन्या बड़े आराम से बेफिक्र सो रही थी, जिसे देख रुद्र को अंदर से चिढ़ मच रही थी। वो खुद से कहता है, मेरी नींद हराम करके खुद चैन से सो रही हैं। ऐसे कैसे मैं ये होने नहीं दे सकता। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल था। वो बिना देरी किए उसका ब्लैंकेट हटाकर ज़मीन पर फेंक देता है। उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। रुद्र अन्या की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। उसकी नज़रें अन्या के मासूम चेहरे पर फिसल रही थी, लेकिन वो जल्दी से अपने मन में आ रहे ख्यालों को रोककर अन्या को अपनी गोद में उठा लेता है और गुस्से में अन्या को कमरे की बालकनी से एक 4 फीट के घास के बने कापड़ पर जोर से पटक देता है। ऐसे अचानक से पटकने पर अन्या नींद में ही दर्द से कराह उठती हैं। वो अपनी आंख खोलकर अपनी कमर को सहलाते हुए अपने आसपास देखती हैं, पर ये क्या, वो तो बेड पर सो रही थी, फिर बालकनी में कैसे आए? ये सोचते हुए उसकी नज़र सामने 2 लंबी लंबी टांगों पर जाती हैं। अन्या कंफ्यूज सा चेहरा बनाकर जैसे ही ऊपर देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने रुद्र खड़ा था। वो सोच में पड़ जाती है कि रुद्र लंदन से कब आया और वो उसे यहाँ बालकनी में क्यों लेके आएगा। अन्या कुछ कहती कि रुद्र पहले ही नीचे बैठकर उसको घूरते हुए कहता है, लगता है तुम्हें हमारी शादी के रूल्स एक बार फिर याद दिलाने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या अपनी लखाती ज़बान से कहती हैं, लेकिन मैंने तो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट नहीं किया। रुद्र अन्या के करीब बढ़ने लगता है, जिससे अन्या खुद ब खुद डर से पीछे हटने लगती हैं और बालकनी की दीवार से टकरा जाती हैं। रुद्र अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रखते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना, तो फिर तुम मेरे गैर मजादूगी में मेरे बेड पर क्या कर रही थी? रुद्र के ये बोलने पर अन्या उसे देखती हैं। वो दोनों इस वक्त काफ़ी करीब हैं। अन्या उसके इस तरह करीब होने से काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। रुद्र उसे गुस्से में कहता है, तुम्हारी सजा यही है कि आज तुम यही ठंड में सोओगी, और हाँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझसे और मेरी चीज़ों दूर रहना। एक बात और, मेरी पत्नी बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो, समझी? इतना कहकर रुद्र गुस्से में अन्या को वैसे ही छोड़ अंदर चला जाता है और दूर लॉक कर देता है। रुद्र के जाने के बाद अन्या खुद की हालत देखती है। बाहर ठंड थी और अन्या के कपड़े उस ठंड के लिए काफ़ी नहीं थे। वो उदास नज़रों से दरवाजे की ओर देखती और कहती हैं, मैं लायक नहीं हूँ। हाँ, सही कहा, मैं लायक नहीं हूँ। तुम्हारी क्या किसी की पत्नी बने के लायक नहीं हूँ।
किसी ने मुझे उस लायक ही नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के लिए मैं अपनी औकात ही शायद भूल गई थी, जो तुमने एक पल मुझे याद दिला दी। मैं कैसे भूल गई कि खुशियाँ मेरी जिंदगी से कब की रूठ गई हैं। मैंने जो भी अपनी लाइफ में चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला। तुम चिंता मत करो, मैं कभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। इतना बोलते बोलते वो खुद को घुटनों में समेट कर वही बालकनी के एक कोने में बैठ गई। अनजाने में कही रुद्र की बातों ने अन्या को अपने अतीत के दर्द से फिर से रूबरू करा दिया था, जिसे वो शायद भूल चुकी थी। रुद्र वॉशरूम से फ्रेश होकर बेड की बजाय सोफे पर लेट जाता है, क्योंकि बेड पर अन्या की खुशबू थी जो उसे बेचैन कर रही थी। उसने आन्या से बहुत कुछ कह तो दिया था, लेकिन उसे न जाने क्यों अब अच्छा नहीं लग रहा था। उसका ध्यान बार बार न चाहते हुए भी बाहर बालकनी की ओर जा रहा था। वो खुद को बड़ी मुश्किल से उसके पास जाने से रोक रहा था। दोनों की रातें जगते हुए बीती, अन्या की ठंड से तो रुद्र की बेचैनी से। बेचैन रुद्र सुबह जाकर बेड पर सो जाता है। अन्या की खुशबू से उसकी बेचैनी को सुकून मिलता है, जिससे उसे तुरंत नींद आ जाती है। अन्या सुबह जैसे ही उठने की कोशिश करती है, पर उसकी कमर और पीठ में काफ़ी जोर का दर्द होता है। वो अपने होंठ को दांतों से दबाकर दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करती है और जैसे तैसे उठकर बालकनी से कमरे के दरवाजे तक जाती है, जो कि खुला था। रुद्र ने रात को ही खोल दिया था। अन्या अंदर आती है तो उसकी नज़र बेड पर लेटे रुद्र पर जाती है, लेकिन वो अपनी नज़र तुरंत उससे फेरकर वॉशरूम की ओर बढ़ जाती हैं। तैयार होकर अन्या मिरर के सामने अपनी मुरझाए चेहरे को देखती हैं और उसके आंसू छलक जाते हैं। अन्या अपने आंसू पोंछकर चेहरे पे झूठी मुस्कान लाती हैं और तैयार होने लगती हैं। अन्या ने आज आसमानी रंग की हल्की साड़ी पहनी थी, माथे पर बिंदी, हाथ में चूड़ा, गले में रुद्र के नाम का मंगलसूत्र, होठों पर हल्की लिपस्टिक और मांग में रुद्र के नाम का सिंदूर। बस इसी सादगी अन्या की खूबसूरती में चार चांद चार लगा दिए थे। वही रुद्र बेड पर लेटे लेटे अन्या की खूबसूरती में एक बार फिर खोसा गया। उसका दिल अन्या के लिए धड़कने लगा था। वो ना चाहते हुए भी उससे नफरत नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसकी तरफ खींचा जा रहा था। अन्या तैयार होकर बिना रुद्र को देखे चुपचाप कमरे से निकल जाती हैं। रुद्र ने उसे रोते हुए देख लिया था और यही बात उसके अंदर हलचल पैदा कर रही थी। वो खुद को अन्या के बारे में सोचने से रोक नहीं कर पा रहा था। अन्या नीचे किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। अब वो सबकी पसंद को समझने लगी थी। डाइनिंग एरिया में अभय, रेहान, दादाजी, तविश, शौर्य और आकाश मौजूद थे। अन्या सबको उनकी पसंद का ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं। अन्या बार बार अपनी कमर पर हाथ रख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। रेहान ये नोटिस कर लेता और पूछता है, क्या हुआ भाभी, आप ठीक हो? रेहान की बात सुन अब सबका ध्यान अन्या पर जाता है। अन्या अपने दर्द को छुपाते हुए स्माइल करते हुए कहती हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, बस हल्का कमर में दर्द है। ये सुन दादाजी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कल रात नींद नहीं आई? चेहरा तो देखो काफ़ी थका थका लग रहा है। अन्या जल्दी से खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहती हैं, नहीं नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी अभय अपनी कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहता है, वैसे आज सुबह मैंने जियान को देखा, तो इसका मतलब है कि रुद्र भी घर आ चुका है। जियान रुद्र का पर्सनल बॉडीगार्ड था, जो हर वक्त उसके साथ रहता था। अभय का इतना कहना ही था कि सबकी नज़रें अचानक से अन्या की तरफ मुड़ जाती हैं। दादाजी सवालिया नज़रों से अन्या से पूछते हैं, क्या ये सच है? वो नालायक वापस आ गया? अन्या दादाजी का सवाल सुनकर अन्या रुद्र के कल के बिहेवियर के बारे में सोचने लगती हैं। तभी शौर्य कुछ सोचकर मजाकिया अंदाज में कहता है, अच्छा अब समझ आया कि आज भाभी इतनी थकी हुई क्यों है। वहां बैठे सब शौर्य की बात समझ मुंह दबाकर हंसने लगे। अन्या को उसकी बात सुन जल्दी से किचन का बहाना बनाकर भाग जाती हैं। तभी शौर्य पीछे अन्या को आवाज़ देते हुए कहता है, अरे भाभी आप कहाँ चली? उद्धरण चिन्ह। इस बात पर सब लोग खुलकर हंसने लगे। वही रुद्र तैयार होकर चुपचाप बिना किसी से मिले ऑफिस जाने के लिए बाहर आता है। उसके जेहन में अन्या का चेहरा अब भी घूम रहा था, जिसके बारे में सोच सोच अब उसे गुस्सा आने लगा था। वो कार के अंदर जाने ही वाला होता है कि एक नौकर उसे रोकते हुए कहता है, सर, छोटी मैडम ने आपको नाश्ते के लिए बुलाया है। ये सुनकर रुद्र अपनी आंखें छोटी करके उस नौकर को घूरते हुए कहता है, छोटी मैडम? उद्धरण चिन्ह। वो उसकी बात इसलिए दोहरा रहा था क्योंकि आज तक किसी ने रुद्र को इस तरह नहीं रोका था सिवाय दादाजी के। नौकर अपने कदम दर से पीछे लेकर नजरें झुकाए कहता है, जी सर, सब आपका वेट कर रही हैं। उद्धरण चिन्ह। रुद्र अपने दांत पीसते हुए कहता है, कह दो अपनी मैडम से मुझे भूख नहीं है। इतना बोल वो अपने बॉडीगार्ड को चलने का इशारा करता है, लेकिन आज पहली बार जियान उसकी बात ना मान वैसे ही खड़ा रहा। रुद्र जब जियान का कोई रिस्पॉन्स नहीं देखता तो उसे गुस्से में कहता है, अब तुम्हें क्या अलग से इन्विटेशन दूं चलने का, चलो। रुद्र के ऐसे कहने पर जियान अपना सिर झुकाकर नरमी से कहता है, सर हम नहीं जा सकते जब तक आप नाश्ता नहीं कर लेते, ये मैडम का ऑर्डर है। उद्धरण चिन्ह। अन्या का नाम सुन रुद्र की भौहें तन जाती हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है उसे रोकने की, पर आज अन्या ने ये जुर्रत की। रुद्र को अब अन्या पर बहुत गुस्सा आने लगा था। वो सबको एक वार्निंग लुक देते हुए वापस अंदर की ओर चल देता है।
अंदर आकर वो अपने चेहरे पर गुस्सा लिए तेजी से डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। उसके जेहन बस अन्या का खुद पर हुक्म चलाना घूम रहा था, जिसकी वजह से उसने आज सच में अन्या को उसकी औकात दिखने का ठान लिया था। क्या अन्या बना पाएगी रुद्र के दिल में अपनी जगह? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। जैसे ही रुद्र डाइनिंग एरिया में पहुंचता है तो सबको एक साथ इतनी हंसी खुशी नाश्ता करते देख उसे अच्छा लगता है। बहुत समय से उसने अपने परिवार को ऐसे टाइम स्पेंड करते हुए नहीं देखा था और आज ये देख रुद्र भी शांत हो जाता है। रुद्र अपने दादाजी के पैर छूकर सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। दादाजी उसे कुछ नहीं कहते, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो उससे नाराज हैं। रुद्र वजह भी जनता था, इसलिए वो उन्हें उस वक्त कुछ नहीं कहता। रुद्र भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। उसको देख सबको अन्या की कमर का दर्द याद आ जाता है, इसलिए सब हंसने लगते हैं। रेहान मजाकिया अंदाज में कहता है, क्या भाई भाभी ने आपको भी एक दिन में सुधार दिया? वरना आप तो सबके साथ ऐसे नाश्ता करते कम ही दिखते हो। उद्धरण चिन्ह। अन्या का नाम सुन रुद्र को एक बार फिर चिढ़ मचती है। वो गुस्से में रेहान को घूरता है तो रेहान इधर उधर देखते हुए अपना नाश्ता करने लगता है। तभी रुद्र के कानों में चूड़ियों की आवाज़ आती है तो उसकी नज़र खुद ब खुद उस आवाज़ की तरफ चली जाती है। अन्या सामने किचन से निकल हाथ में प्लेट लिए हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने बालों में जूड़ा बना रखा था, जिसके एक दो लट बाहर आकर कभी उसके गालों को सहला रही थी तो कभी उसके होठों से खेल रही थी। ये देखकर रुद्र अंदर ही अंदर पिघल रहा था। वो कितनी भी कोशिश करे लेकिन उसकी नज़र बार बार वही अटक रही थी। अन्या रुद्र को वहां देख एक पल के लिए ठिठक जाती हैं, लेकिन फिर खुद को शांत रखते हुए बिना रुद्र पर ध्यान दिए सबको पराठे सर्व करती हैं। अन्या ने सबको सर्व किया सिवाय रुद्र को। दादाजी ये देख अन्या से कहते हैं, अन्या बेटा रुद्र को भी पराठे दो। अन्या दादाजी के ये कहते ही अपनी नज़र उठाकर रुद्र को देखती हैं, जो उसे ही देख रहा था। वो अपना सिर हाँ में हिलाकर रुद्र के पास आ जाती हैं। तभी रेहान पराठे अपने मुंह में ठूंस कर कहता है, अरे भाभी आप रहने दो, भाई को ये सब पसंद नहीं। वो तो फिटनेस फ्रीक हैं, उन्हें क्या पता पराठे का स्वाद। आप उन्हें वो उबली हुई सब्जी दो। अपनी प्लेट आगे करते हुए रेहान कहता है, आप एक काम करो, भाई के हिस्से का भी मुझे दे दो। उद्धरण चिन्ह। रेहान की बातें सुन अन्या मुस्कुराती हैं और रेहान को पराठा देती हैं कि रुद्र तपाक से उसके प्लेट से पराठा लेते हुए कहता है, ये अनहेल्थी ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये देख रेहान बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहता है, भाई मेरा पराठा दो, मैं बिल्कुल फिट हूँ और एक दो पराठे ज़्यादा खाने से कुछ नहीं होगा। फिर धीरे से खुद में कहता है, आपकी तरह मेरी उम्र थोड़ी ना हो गई है। उद्धरण चिन्ह। रेहान की ये बात रुद्र के अलावा किसी ने नहीं सुनी। वो उसे घूरते हुए कहता है, अगर तुम्हें कॉलेज नहीं जाना तो मेरे साथ ऑफिस चलो। उसकी बात सुनकर रेहान हड़बड़ाकर टेबल से उठते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, किसने कहा कॉलेज नहीं जाना, मुझे जाना है, पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है। उद्धरण चिन्ह। फिर तविश को देखता है जो मजे से अपना पराठा खा रहा था। रेहान उसके हाथ से पराठा छीनकर उसे कहता है, ज़्यादा मत खा, मोटा हो जाएगा। जल्दी चल वरना भाई आज मुझे ऑफिस उठाकर ले जाएंगे। रेहान और तविश वहां से जल्दी से निकल जाते हैं, पर जाते जाते रेहान भागकर रुद्र के प्लेट से वो अपना पराठा लेकर अन्या को हक करके बाय भाभी कहते हुए वहां से भाग जाता है। उसकी इस हरकत पर सब हंस देते हैं, लेकिन रुद्र को रेहान पर गुस्सा आ रहा था। फिर वो अन्या को गुस्से में घूरता है, लेकिन अन्या को उसके लुक से जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अन्या इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि रुद्र का मन उसे छूने का कर रहा था। उसका हाथ अन्या के गालों पर जाने ही वाला था कि वो वहां से चली जाती हैं। रुद्र खुद की ही हरकत पर शौक हो जाता है। अन्या ने एक बार भी रुद्र को नजर उठाकर ना देखने से रुद्र को चिढ़ मच रही थी। अन्या को देखते हुए शौर्य ने रुद्र को देख लिया था, इसलिए वो उसके पास जाकर धीरे से उसके कान में कहता है, ये लो ऑइंटमेंट, इससे कमर दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा, जाके भाभी को लगा दो और हाँ नेक्स्ट टाइम भाभी को इतना परेशान मत करना कि उसकी नींद ही पूरी ना हो पाए। इतना बोलकर शौर्य रुद्र को एक शरारती मुस्कान देता है, फिर अभय को हाई फाइव देते हुए वहां से चला जाता है। रुद्र को अभय की बात का मतलब समझ आ जाता है और वो वहां से गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अन्या कमरे में कबर्ड में से कुछ निकाल रही थी कि तभी रुद्र गुस्से में पीछे से आकर अन्या की कमर को कसकर पकड़ लेता है, फिर उसे कबर्ड के दूसरे साइड से सटा देता है। रुद्र के ऐसे करने पर अन्या डर जाती है, लेकिन अपने सामने रुद्र को देख उसे कुछ राहत मिलती है। इस वक्त रुद्र का एक हाथ अन्या के कमर पर था और दूसरा हाथ उसके चुड़ियों से भरे हाथ को दबा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। अन्या खुद का हाथ रुद्र के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए मुझे। रुद्र भड़कते हुए कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। कितनी बार कहा है मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ ये सब करने में मजा आ रहा है। कभी मेरी चीज़ों तो कभी मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश। इन सब से भी दिल नहीं भरा तो घर के लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में मिसलीडिंग थॉट्स जा रहे हैं। समझती क्या हो तुम खुद को? तुम जैसी लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं हो। तुम्हारी ऐसी औकात नहीं है कि तुम मेरे बगल में खड़ी भी हो सको या मैं तुम्हें छू
ये सब कहते वक्त रुद्र की पकड़ अन्या के हाथ पर इस कदर मजबूत हो गई कि अन्या का दर्द अब आंसू बनकर बाहर आने लगा, लेकिन रुद्र की बातें उसे ज़्यादा तकलीफ दे रही थी, उसकी बातें अन्या को अंदर से तोड़ रही थी। अन्या दर्द भरी आंखों से रुद्र को देख तेज आवाज में कहती है, तो फिर दूर रहो मुझसे, यूं बार बार मेरे करीब आकर मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो रुद्र को खुद से दूर करती हैं और कहती हैं, मैं नहीं बना चाहती थी आपकी पत्नी, आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की और शादी के तुरंत बाद रिश्ता मानने से इनकार भी कर दिया, तब भी मैंने कोई शिकायत नहीं की, पर आपका यूं मुझे बार बार याद दिलाना मुझे बोलने पर मजबूर करता है। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आप कुछ भी सुनाकर चले जाएंगे। इतना बोलकर वो रुद्र को देखती हैं जो उसे गुस्से में घूर रहा था, जिससे अन्या को और गुस्सा आ जाता है। वो आगे कहती हैं, अरे नहीं है, मेरी हैसियत आपके खदान में आने की तो ठीक है ना, तो मुझे जाने दो अपने घर। आपने खुद मुझसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर मुझे बांध कर रखा है। आपने कहा था कि मैं इस घर की बहू बन सकती हूँ, तो बस वही फर्ज निभा रही हूँ, तो क्या गलत किया। और रही बात हमारे रिश्ते की सबको सच्चाई बताने की, तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और न मुझे आपके बारे में कहने की ज़रूरत है। आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं जिसके साथ रिश्ता होकर भी नहीं है, आप भी दूर रहें मुझसे। अन्या ने रुद्र को ये सारी बातें एक सांस में कह दी थी। आखिर इतने दिनों से वो ये सब अपने मन में दबाए बैठी थी। वो चाहती थी कि वो जितना हो सके रुद्र को इग्नोर करे, लेकिन रुद्र बार बार उसके जख्मों को खुरे देने से पीछे नहीं हट रहा था। रुद्र तो हैरानी और असमंजस के मिले जुले भाव लिए अन्या को देख रहा था। अन्या ने एक नज़र रुद्र को देख फिर वहां से चली गई। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ दर्द भी था। वो तो बस अन्या को जाते हुए देखते रह गया। आज तक शायद ही किसी ने रुद्र से इस लहजे में बात की थी। अन्या की बातें सीधा रुद्र के दिल पर असर कर रही थी। उसके ज़हन में बार बार अन्या की आखिर में कही गई बात गूंज रही थी कि आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं जिसके साथ रिश्ता होकर भी नहीं है। ये सब सोच सोच कर रुद्र को अब गुस्सा आने लगा था। उसके मन में यही था कि वो उसका पति होकर भी उसके लिए अजनबी है, क्योंकि उसके दिल में कोई और है। रुद्र कहने के लिए अन्या को कुछ नहीं मानता था, लेकिन अन्या की बातें उसका होना उसके लिए मैटर करने लगा था, जिसका पता उसको अभी तक नहीं था। वो गुस्से में अन्या के पीछे जाता है, तभी उसका फ़ोन बजाता है, जिसे देखकर वो वहाँ से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर रुद्र की बात से अन्या का पूरा मूड खराब कर चुकी और वो हर्ट हो रही थी, लेकिन दादाजी के कहने पर वो उनके साथ बेमन बाहर चली जाती हैं।